पंजाब जीके के कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस करने लगे हैं आज और देखते हैं। पहला क्वेश्चन साडे कोल है वो है द कॉटन बेल्ट इज लोकेटेड इन डैश एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब के किहड़े एरिए विच कॉटन बेल्ट सिचुएटेड है। सो क्वेश्चनां नूं चेंज किया गया क्योंकि आम तौर पर कह देंगे हैं जी कि मलोट मानसा इत्थे मतलब कॉटन बेल्ट हैगी थोड़ी ये, पर हुण आपां क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया ताकि सिचुएशनल के हिसाब के नाल, क्योंकि पंजाब जीके दे विच हुण फिजियोग्राफी के उत्ते और फिजिकल फीचर के उत्ते या जिवें आपां कहिए कि सिलेबस चेंज होया उहदे हिसाब नाल क्वेश्चन आने ने। तां इस करके क्वेश्चन जिहड़ा सीगा कॉटन बेल्ट इज लोकेटेड इन डैश एरिया ऑफ पंजाब, तां किहड़े एरिया दे विच हैगी है कॉटन बेल्ट पैंदी है। नॉर्थ ईस्ट पैंदी है, साउथ वेस्ट पैंदी है, नॉर्थ वेस्ट पैंदी है कि साउथ ईस्ट पैंदी है। सो जवाब किहड़ा होएगा इहदा साउथ वेस्ट। इस एरिया दे विच जिहड़ी सीगी इह पंजाब दी कॉटन बेल्ट पैंदी है। सो दैट इज द आंसर। आपां देखिए कि आह वाला इलाका है जिहदे च आपां कहंदे आ कि भी इत्थे जिहड़ा सीगा इह कॉटन बेल्ट हैगी है पंजाब दी। सो इस करके आपां कहंदे आ कि एरिया किहड़ा पै गया है थोड़ा साउथ वेस्ट एरिया पै गया। सो इस करके आपां अगला क्वेश्चन देखिए साडे कोल किहड़ा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट। हुण इह भी क्वेश्चन जिहड़ा सीगा एक नवेकला जिहा क्वेश्चन हैगा। आपां कहंदे आ कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट टचेस हरियाणा। जे आपां पूर्व वाले पासों देखिए तां पंजाब दा किहड़ा पहला जिला है जिहड़ा कि हरियाणा नूं टच करदा है। सो इसदा मतलब कि सानूं इह भी पता होना चाहिए कि लोकेशंस किहड़ियां किस किस जगह दे उत्ते हैगियां ने। सो पहला किहड़ा एरिया टच करेगा ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ वैसे ही टच निकल जाएगा। ये तो पैंदा ही साडा ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि वैस्ट वाले पासे नूं पैंदा है और मुक्तसर ये भी वैस्ट वाले पासे नूं पैंदा है। पटियाला ते SS ये मोहाली इन्हां दे विचों किहड़ा दैट जवाब साडा किहड़ा होएगा ये SAS नगर ये वाला एरिया जिहड़ा सीगा पैंदा है जिहड़ा कि हरियाणे नूं टच करदा है। थोड़ा जिहा फर्क रह गया नहीं तो रोपड़ नूं भी टच हो जाना सीगा। सो पर SS नगर दैट इज मोहाली ते खत्म हो जाता है। आपां देखिए इहदे जगह दे उत्ते कि आ इत्थे एक लाइन है इत्थे आ हरियाणा है ये वाला पार्ट हरियाणे का है। सो आ थोड़ा जिहा इलाका जिहड़ा रह गया ये इन्ना फर्क रह गया नहीं तो यह रोपड़ नूं टच कर जाना सीगा। सो दैट मीन साडा जवाब की होएगा आ साडा इस मोहाली वाला ये डिस्ट्रिक्ट है जिहनूं आपां साहिबजादा अजीत सिंह नगर कहंदे आ। सो हरियाणा दा ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ SAS ਨਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ। Which of the following statement is correct? Shimla was capital of Punjab from 1947 to 1953। ठीक है जी। शिमला was transferred to Himachal Pradesh in 1956। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है जी। सो जवाब की आप देखना ठीक है। सो शिमला वाज कैपिटल ऑफ पंजाब फ्रॉम 47 टू 1953 ये बिल्कुल ठीक है। क्यों क्योंकि जो पार्टीशन हुई पंजाब की तो पंजाब की राजधानी लाहौर होंदी सी और वो पाकिस्तान दे विच चला गया। जे वो पाकिस्तान चला गया तो फिर पंजाब की राजधानी किहनूं बनाया जाए तो यह समर कैपिटल ऑफ इंडिया जी सी उस वे शिमला होया करती सी उसनूं पंजाब की राजधानी डिक्लेयर किया गया। सो पहली स्टेटमेंट साडी ठीक हुई। शिमला वाज ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश इन 1956। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ शिमला ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ शिमला ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹ 1950 ਚ ਗਿਆ 56 ਚ ਗਿਆ ਕਿ 66 ਵਿੱਚ ਗਿਆ। तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ दैट मीन्स ओनली पहली स्टेटमेंट ठीक है और यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह 1966 ਵਿੱਚ पंजाब तो वढ़ के कट के जिहड़ा सीगा ਇਹ हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड किया गया सीगा और ਜਿਹੜੀ कैपिटल हैगी है ये शिमला 1953 तक होया करती सी और यह 21/9/1953 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ कैपिटल ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ शिमले तो ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ चंडीगढ़ शिफ्ट कर दी गई सी। ਜਦੋਂ कि ऑफिशियली
शिमला जिहड़ा सीगा ये प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उस वेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंदे सीगे ने उन्होंने शिमले की जिहड़ी इनोग्रेशन की सी 7 अक्तूबर 1953 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ पर उस तो 15 दिन पहला ही ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि 21/9/1953 ਨੂੰ राजधानी शिमले तो चंडीगढ़ ਨੂੰ शिफ्ट कर ਦਿੱਤੀ गई सी। Before 1962 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी was known as 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला कैंपस ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਥਰਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ उत्तर प्रदेश ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ that is ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਤ ਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ that was the first agriculture university। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ that is ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਹ ਬਣੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ और यह 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਹ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਥਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ PAU ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। Consider the following Mughal सूबेदार्स of Punjab: मीर मन्नू, अब्दुल समद खान, जकरिया खान, यहिया खान। Who of the above was son of Qamruddin PM? ठीक है जी in the correct in the reign of Muhammad Shah रंगीला ठीक है जी मोहम्मद शाह रंगीला ठीक है जी मोहम्मद शाह रंगीला ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1718 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੁਦੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰੁਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਮਰੁਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਨੇ 1713 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋ ਪਰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਮਰੁਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ that is ਕਮਰੁਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ। Which of the following crop is being propagated to use direct seeding method for cultivation to save water? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ ਕਮਾਦ ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੈਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ
ਪੈਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DSR ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। What is the rank of Punjab in production of production of wheat per year in India? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ that means ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਹੈ। Which of the following statement is not correct? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ was contemporary of ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ is the first poet of India who composed ਕਾਫੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। The Mughals lost control of part of Punjab in dash to dash। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That means ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ who ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋੜ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 1739 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1761 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੇ 1739 ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹਿਲ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। On the basis of census 2011 find the correct statement। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ in 940। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਭਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 840 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ is 76.68 as per 2011 ਸੈਂਸਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37%। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 38% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ 20 ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5-6% ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ 3% ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। The musical instrument played by Guru Nanak's faithful attendant Mardana was, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੇੜ ਰਬਾਬ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਰਬਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਬਾਬ ਇਹ। ਸੋ ਰਬਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਸ਼ ਵਾਸ ਮੂਵਡ ਬਾय ਡੈਸ਼ ਇਨ ਹਿਸ अर्ਲੀ ਲਾਈਫ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਲ। ठीक है, वंस अगेन सानू ऑप्शन तो देखना पेगा कि की पूछ रहा है। ठीक है जी, दैट मीन्स भगत सिंह, उधम सिंह, भगत सिंह, सोहन सिंह भकना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन। सो दैट मीन्स कि गल कदों हो रही है कि 1900 या फ्रीडम मूवमेंट के टाइम की गल हो रही है जदों कि भारत और खास तौर पर पंजाब के इलाका जिहड़ा सीगा ये आपां कह सकते हैं कि उस वेले अंग्रेज़ां दे कब्जे दे विच सीगा। 1900 तो लैके जिहड़ा सीगा 1930-35 दा जिहड़ा एरिया है उहदे च गल हो रही है। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ was moved by dash in his early life to resist English rule। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ non cooperation। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ was moved, yes he was moved but not by non cooperation movement। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ non cooperation movement ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ 1921-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਲ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ देयर। तो इस करके उधम सिंह भी was also moved by जलियांवाला बाग मैसेकर, पर उन्हें कीता की सीगा? उन्हें फिर जाके ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਮੂਵਡ ਬਾय ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭੇਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੇਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ।
ठीक है जी, और किसी का विश्वास जित के मारिया। सो इस तरीके दे नाल नहीं, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਲ ਔਡਾਇਰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲ ਔਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। Which one of the following is not a traditional Punjabi dance? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਮੀ, ਅਲਾਨੀਆਂ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਲਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਾਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਨੀਆਂ ਉਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਲਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਅਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। What is correct about ਸਿੰਘ ਸਭਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ it was founded in 1907 at ਲਾਹੌਰ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। It aimed at protecting the interest of Sikhs through education. It prescribed a social code of conduct for Sikhs, no, ठीक है जी। It was aimed at protecting the honor of Sikh women, and no, ठीक है जी। So ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨੇਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਡਾਈਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਵਾਸ born and he died at the same place also. So ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ he was born at ਕੀਰਤਪੁਰ but he died in Delhi। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ ਹਾਈਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए 44th सैटरडे मॉक टेस्ट जो हमारा है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं एंड प्लीज एज यूजुअल लास्ट में स्कोर टैली कीजिएगा, आपके स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? ठीक है, सुंग वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज एडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा आदिराज, किंग्स ऑफ किंग? ठीक है, तो ये आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, कौन थे?
चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपके गुप्त वंश के राज्य थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट द टाइटल ऑफ दिस। ठीक है जी। Who among the following Sultan of Delhi has been described by the historian as a mixture of opposite? ठीक है, mixture of opposite, तो आंसर कौन हो जाएगा आपके पास? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बाबर। एक मिनट क्लास, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, इसका आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, नॉट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये पीपीटी में गलती हुई है, चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर जब भारत आए तो ओरिजिनली कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे ये? तो ही बिलोंग्स टू फरगना, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में है ये जगह, जहां पर से बिलोंग करते हैं। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको। ठीक है, आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी गलत है। ठीक है, द नवाब, बंगाल नवाब्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द फ्री ट्रेड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। सिराजुद्दौला ऑब्जेक्टेड टू द मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस इन बंगाल बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। The growing trade of the company augmented the financial resources of Bengal Nawab. The Battle of Buxar in 1764 completed the victory and domination of the British in the eastern India. Correct statements बतानी है तो आपके पास सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। The Bengal Nawab did not object किया था, did not नहीं object किया था। The growing trade of company augmented the financial resources of Bengal Nawab, तो ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, it actually has destroyed it। ठीक है, चलिए, who among the following was called as the father of Indian resilience? ठीक है, पुनर्जागरण, भारत के पुनर्जागरण के जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। Which among the following was the most immediate factor for the spread of Swadeshi and the boycott of foreign goods during the first decade of present century? ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी आपके पास 20th के उसके अंदर बॉयकॉट जो हुए हैं उसका कारण क्या था? कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जब विभाजन किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, मई 16 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इनॉग्रल मीटिंग थी उसके हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। Which of the following is a feature of parliamentary form of government? ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का सबसे बड़ा फीचर क्या है? कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वही लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी उन्हीं की बनेगी जो कि आपके पास एमपी के तौर पर चुने गए। ठीक है, Which of the following state was the first to be annexed by the doctrine of lapse? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर फंसने वाली पहली स्टेट आपके पास कौन सी है जिसे ट्रैप किया गया था? इट वॉज सातारा, 1848। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर आपके पास क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको आइडिया लगता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से आपको महंगाई पता लगती है। एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आपके पास फंड्स को रेगुलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनडीपी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? तो एनडीपी आपके पास क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। द गुड्स विच डू नॉट कमांड एनी प्राइस, जो कॉमोडिटी जिसके आप कोई प्राइसेस पे नहीं करते उसको क्या कहा जाता है? फ्री गुड्स कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्लान्ड एंड डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय। ठीक है, ये कौन करती है? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड लाइक रोड्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा इज ऑफ विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर? तो ये आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है आपके पास? फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो इट वॉज डन बाय द नबार्ड। ठीक है, अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन बी डन बाय, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करो तो कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, What is the phone number of the National Helpline against the atrocities on scheduled caste and scheduled tribe on December 13? तो it was 14566, 14566। DRDO and Indian Air Force successfully flight tested on December 11 the indigenous designed and developed helicopter launch standoff anti-tank that is SANT missile। इसका स्ट्राइक रेंज कितना है? 10 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है इसका।
Who became the world champion of F1 races of 2022 winning 15 races in a year 2022? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टेपेन. Dash has became the world's first government to turn 100% paperless. तो it was दुबई जिन्होंने सारा का सारा सिस्टम आपका पेपरलेस कर दिया है. Catherine Russell, a senior aide of President Biden, has been appointed as the executive director of which UN agency? तो कैथरीन रसल आपके पास यूनिसेफ के हेड चुने गए हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव. तो एक बार अपने स्कोर टोटल कीजिए कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. तो जैसे कि आपको पता है, ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता है. तो आज मैं फिर से आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं और कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चन आपके पास थे उनको कैसे डिस्कस करना है एक बार चेक करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एक्सेल. अगर यहाँ पे साफ तौर पे पूछा गया है कि लेटेस्ट वर्जन आप लोग बताएं. बेटा अगर लेटेस्ट वर्जन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन एक्सेल 2000, एक्सेल 20.02, एक्सेल एमई, तो यहाँ पे तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन नहीं है. अगर मैं आपके पास बात करता 16-19 होता तो मैं फिर भी फैसला करता, 16 दिया होता है, 19 दिया होता, देन मैं कोई फैसला करता. तो यहाँ पे तो कोई आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड है ही नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीस. अगर मैं बात करता हूँ तो 2019 जो है लेटेस्ट आपके पास यहाँ पे भी है, जिसके ऊपर आप लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं. एक वर्ड याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन द सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जाता है रेपिटेटिवली. ये क्वेश्चन जो है पावर पॉइंट से लिया गया कि सबसे अच्छा व्यू कौन सा होता है. तो सबसे पहला स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, या फिर स्लाइड व्यू, या फिर आउटलाइन व्यू. अगर बात करता हूं तो इसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है. इसमें सारी की सारी स्लाइड हमें एक ही बारी में दिख जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं. सो आंसर इज ए ऑप्शन, स्लाइड सॉर्टर व्यू. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. अगला क्वेश्चन ये है. चूज द वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग. इनमें से एक वेब ब्राउजर आपको दिया हुआ है, उसे आप बताइए. MSN मैसेंजर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने लिखा हुआ है MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, तो ये तो ब्राउजर नहीं ना होंगे. redifl.net ये भी नहीं होगा. अब नेटस्केप नेविगेटर इज एन ए ब्राउजर. ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर इज एन ए ब्राउजर, ये याद रखेंगे. ये क्या है, याद रखेंगे. तो आपको ही पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज करता है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता. जनरली आप गूगल क्रोम के बारे में जानते हैं, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में जानते हैं, सफारी के बारे में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज के बारे में, बट इसके बारे में भी याद रखेंगे कि नेटस्केप नेविगेटर आल्सो इज एन वेब ब्राउजर. ठीक है, तो होपफुली बात आपको क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द which process check to ensure the component of computer and operating system are connected properly. तो इनमें से कौन सी है आपके पास? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, या फिर एडिटिंग. अगर मैं बात करता हूं, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या होता है? बूट होता है. और बूट होने के प्रोसेस का मतलब होता है टू एंश्योर कि आपके सिस्टम में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो वर्किंग कर रही हैं प्रॉपरली या नहीं. तो इसका आंसर क्या बनेगा? बूट यहाँ पे बनेगा. बूटिंग उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लोडिंग बोला जाता है, और इंश्योर करता है कि आपके पास सारी चीजें सही चल रही हैं. आंसर इज वोटिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं. द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग. पहला जो कंप्यूटर था वो कौन से लैंग्वेज में यूज किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, या फिर ऑब्जेक्ट कोड. देखो असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा करके, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ट्रांसलेटर के पार्ट है, तो आंसर बनेगा नहीं. आंसर एक ही बच रहा है, दैट इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मतलब 01 लैंग्वेज. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज. होपफुली बात क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं. अगला क्वेश्चन ये है. बट टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट, ध्यान देखें यहाँ लिखा है इज नॉट अ वे, तरीका नहीं है ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनेट. पहली बात है टीसीपी आईआर, आईआर लिखा है. अगर टीसीपी आईपी होता तो हम कुछ बात भी करते. डायलअप, डायलअप कनेक्शन होता है रिमोट एरिया में जब इंटरनेट नहीं चलता है तो डायलअप के थ्रू चलाया जाता है. आईएसडीएन, आईएसडीएन इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम लोग चलाते हैं. डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसी के थ्रू तो चलता है. तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ए ऑप्शन ही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि आईआर कुछ नहीं होता है, टीसीपी आईपी होता है. तो आंसर इज ए ऑप्शन.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले ये होता है, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो सही तरीका है वो कौन है, john@x c:\index.html। अगर मैं बात करता हूँ तो एट द रेट की जरूरत नहीं है तो कैंसिल, यहाँ पे स्लैश की जरूरत नहीं है तो कैंसिल। HTML अपने आप में ब्राउजर का पेज होता है, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, आखिरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा aol.com। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट यूज करता है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या फिर टेलेक्स स्विचिंग। तो मैं एक बात यह बता दूं, पैकेट स्विचिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। पैकेट का मतलब होता है कि बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। ऑब्वियस आप एक बड़ी चीज इकट्ठी सेंड करोगे टाइम लगेगा, अगर उसी चीज को छोटा छोटा करके अगर सेंड करेंगे तो वो जल्दी और फास्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, पैकेट स्विचिंग, ये याद आप लोग रखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्या है, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर, नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या फिर क्लाइंट। तो बेटा अगर मेरे को एक चीज बाकियों के साथ बांटनी है तो मैं किसके थ्रू यहाँ पे जुड़ूंगा, नेटवर्क के थ्रू जुड़ूंगा, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तो ये कंप्यूटर हैं जो कि हैंडलिंग का काम करते हैं, जुड़ना तो नेटवर्क के साथ ही पड़ेगा ना, तो आंसर इज नेटवर्क, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही बनेगा। तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और इस मॉक को हम देखेंगे कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे जिनको कोई कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है। तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है ऑल फ्लावर आर रूम। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म से है। ऑल फ्लावर, सारे के सारे फ्लावर क्या है आपके पास, रूम है। देन आगे गया सम रूम आर विंडो, कुछ रूम क्या है, विंडो है, लीजिए ये आ गया। देन आगे है ऑल कार्ड आर विंडो, सारे के सारे कार्ड क्या है विंडो के अंदर आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सम कार्ड आर फ्लावर, ये कार्ड हैं और ये फ्लावर, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो गलत। अगला है सम कार्ड आर रूम, कुछ कार्ड रूम है, गलत, कोई रिलेशन नहीं है। अगला है सम विंडो आर फ्लावर, सम विंडोज आर फ्लावर, विंडो और फ्लावर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अगला है ऑल कार्ड आर रूम, सारे के सारे कार्ड क्या है रूम के अंदर, भैया ये भी गलत है। अब एक चीज़ मैं देखूँ तो यहाँ पे सारे गलत हैं, बट ऑप्शन में अब हम बोल देते हैं कि सर आइदर बन जाएगा, पर आइदर लिखा भी तो होना चाहिए तभी तो बनेगा, तो यहाँ आइदर तो लिखा ही नहीं है। तो सिंपल, अगर सारे गलत हैं और आपके पास आइदर लिखा नहीं है तो नन फॉलोज हम आंसर कर देंगे। क्या आंसर करेंगे, नन फॉलोज, की यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं करता है, आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास सीरीज से। इस क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास क्या है, यहाँ पे है 95, 115.5, अब आगे देखता हूँ 138 और नेक्स्ट आपके पास 189। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक एडिशन हुआ है, आपके पास 95 था और 115 आ गया है। 95 से 5 ऐड किए 100 और 15, आपके पास कितना बन गया 20। तो अगर मैं बात करता हूँ साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि 20.5 यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर 20.5 यहाँ पे ऐड हुए हैं 20.5, देन आगे आपके पास 22.5, 22.5, देन आगे आपके पास क्या होगा 24.5, ठीक है, 20, 22, 24 और आगे क्या होगा 26, 26.5, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सीधा पॉइंट का, तो पॉइंट आप लोग लगा दो यहाँ पे, 4 और 8 12, 12 का आया 2 और 1 यहाँ पे 3 1 4, 4 और 2 6 और 1 का 1, तो 162.5 आपके पास आंसर यहाँ पे बन गया ए ऑप्शन। तो ये सीरीज थी जिसमें कि ये डिफरेंस आपके पास चल रहा था 20.5, 22, 24, 26 एंड अप टू 100 ये सीरीज आपके पास चली। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन है वो कोर्स ऑफ एक्शन से लिया गया है, ये जो क्वेश्चन है वो कोर्स ऑफ एक्शन से लिया गया है, ठीक। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपके पास है स्टेटमेंट, द किलर एंसेंट्रिक फीवर हैज सो द क्लेम्ड 100 लाइव्स इन
सम ट्राइबल विलेज एमपी ड्यूरिंग द पास्ट 3 वीक, मतलब एक ऐसा बुखार चल रखा है जिसकी वजह से पिछले 3 हफ्तों में एमपी के एक विलेज में काफ़ी ज़्यादा डेथ जो है हो गई है। मान लीजिए 100 यहाँ पे उसने नंबर बता रखा है कितनी डेथ आपके पास हो गई है। तो कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो समस्या थी, इसका सोल्यूशन क्या है? द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज शुड इमीडिएटली बी शिफ्टेड टू द नॉन अफेक्टेड एरिया। बोला कि जितने भी विलेज के लोग हैं उनको इमीडिएट कहीं शिफ्ट कर जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ही गलत हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट है। अगला क्या है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ मेडिकल स्क्वाड टू दिस एरिया टू रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑफ द किलर डिसीज। हाँ, गवर्नमेंट को एक टीम बना के उस एरिया में भेजनी चाहिए ताकि बाकी जितने भी लोग हैं वो इफेक्टेड इससे ना हो। हाँ, तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन। तो ओनली 2 फॉलोज क्या आएगा? ओनली 2 फॉलोज, बी ऑप्शन आपके पास आंसर बनेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आगे क्या है? रोहन स्टार्ट फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए यहाँ पे क्या है? रोहन स्टार्ट करता है फॉर मॉर्निंग वॉक टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाता है। आप यहाँ पे हैं, वेस्ट की तरफ गए आप लोग। सबसे पहले है क्या है? ही वॉक 1 किलोमीटर, ही वॉक 1 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 600 मीटर। लेफ्ट ले लिया आपसे यहाँ से और 600 मीटर। देन आगे क्या है? देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 1.3। अब यहाँ पे हैं, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो 1.3 मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए 1.3 किलोमीटर। अगेन टर्न ही राइट एंड वॉक 600 मीटर। यहाँ से राइट ले लिया और 600 मीटर यहाँ से लेके यहाँ पे आप लोग चल गए। देन आगे पूछा क्या? फर्दर इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। अब ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अब ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? साउथर्न साइड। अभी जो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? आपके पास साउथर्न साइड में फेस कर रहा है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? इफ अ मैन ऑन द मॉब स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 4 किलोमीटर साउथ लीजिए बेटा, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट ले लीजिए और 2 किलोमीटर राइट, ठीक है। देन टर्न अगेन टू द राइट एंड 4 किलोमीटर, राइट ले लो 4 चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोर, ठीक है। टूवर्ड विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब ये पूछा कि अभी ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अभी भी आपको मालूम है कि ये डाउनवर्ड फेस कर रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? साउथवर्ड में क्या कर रहा है? हाँ, मूव कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? जेनी वॉक 2.5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। जेनी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ी है और 2.5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, लीजिए चले गए। देन आगे आपका टर्न टूवर्ड वेस्ट एंड कवर 2 किलोमीटर, यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप 2.5 यहाँ ले लें, ठीक। 2 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर शी टर्न टूवर्ड साउथ एंड वॉक 1.5 किलोमीटर, लीजिए 1.5 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। देन आगे क्या है? ही देन टर्न टू ईस्ट एंड कवर 2 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा उसने ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हाँ, पूछा क्या है? टू विच डायरेक्शन जेनी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से खड़े होके बेटा आप लोग यहाँ से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ, और डिस्टेंस पूछा होता तो 1.5 और यहाँ पे निकाल देते तो कितना बच जाता? 1 किलोमीटर, जो कि पूछा नहीं, तो आंसर इज नॉर्थ ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 24, 60, 120, 210, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है बेटा? 36 का। आगे जो गैप करते हैं वो कितने का गैप है बेटा? यहाँ पे 60 का। आगे जो बात मैं करता हूँ वो कितने का है? 90 का, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? 6 इंटू में 6 करते हैं तो 36, 6 इंटू में 10 करते हैं तो 60, 6 इंटू में 15 करते हैं तो 90। तो आगे क्या होगा बेटा? 6 इंटू में 21, क्योंकि आप लोग एक चीज़ देखें, 6 में पहले 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर अब 6 होंगे, 15 + 6 21।
तो ये सीरीज आपके पास यहाँ पे चली है। तो 6 कम 6 आपने किया, 6 इंटू 12 126, 126 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 336 आपका आंसर, 336 आपका आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है ना, 336 आपका आंसर जो है बन जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, होप एस्पायर। ठीक है, आगे आपको बताना है रेशो में। तो इसका मतलब होता है कि इसमें सेम पैटर्न कौन फॉलो करेगा। तो लब, ठीक है, फिल्म, फिब, लाई। अगर मैं बात करता हूँ होप एस्पायर का मतलब है सिनोनिमस यहाँ पे दिया गया है। तो सेम ही सिनोनिमस किसका यहाँ पे है, फिब, लाई, ये भी क्या है, सिनोनिमस है। तो आंसर इज सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एक रैंकिंग से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या है। इन अ रो ऑफ गर्ल, निधि एंड हीना ऑक्यूपाइड 9th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट। दो लड़कियां हैं, देखिए, एक है निधि और दूसरी है हीना। 9th फ्रॉम द राइट, निधि जो थी 9th फ्रॉम द राइट एंड हीना जो थी 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब जब ये इंटरचेंज करते हैं अपने प्लेस, तो हीना यहाँ पे आ जाती है, निधि बेटा यहाँ पे आ जाती है। निधि एंड हीना ऑक्यूपाइड 17th फ्रॉम द राइट, 17th फ्रॉम द राइट, ठीक है, एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट, और 18 फ्रॉम द लेफ्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब पूछा है हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन अ रो। इस रो में कितने बच्चे आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये आपको बताना है। तो बेटा इसको इस बात का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब टोटल नंबर ऑफ आपके पास ये फॉर्मूला लगता है, टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। एक बंदे की पोजीशन दो बारी गिवन आप निकाल सकते हैं। अगर हीना की ही मैं बात करता हूँ तो हीना जो है लेफ्ट साइड से भी गिवन है और यहाँ राइट साइड से भी गिवन है। तो 18 प्लस 9 कितना होता है, 27। 18 प्लस 9 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26। 26 जो है बेटा टोटल आंसर बन जाएगा। खत्म। टोटल बच्चे कितने हैं, 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है। अगले क्वेश्चन में फिर से वही दे रखा है। इन अ रो ऑफ गर्ल, संजना इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए, संजना इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अंशुल इज 17 फ्रॉम द राइट। अंशुल जो है 17 फ्रॉम द राइट, ये राइट था और ये लेफ्ट था। देन आगे क्या है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, संजना बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन। संजना यहाँ पे आ गई और ये कितनी आ गई, 14 फ्रॉम द लेफ्ट। देन आगे क्या है, हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन ए रो। तो पहले भी आपने यही फॉर्मूला लगाया था, टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। ठीक है, अभी भी यही लगाएंगे। तो एक बंदे की पोजीशन एक बार लेफ्ट से है, उसी की ही राइट साइड से यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 प्लस 17, 14 प्लस 17 माइनस ऑफ 1। तो 16 प्लस 14 कितने हो गया, 30 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 16 20 30, 30 यहाँ पे आंसर में तो गिवन ही नहीं है, 29 गिवन है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, बट वुड बी द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक आर 11:20। मतलब 11:20 पे कितने डिग्री का एंगल आपके पास यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो जब भी एंगल की बात आए तो फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 आपके पास मिनट माइनस 30 इंटू आर मतलब h। तो जब भी फॉर्मूला लगाते हैं वैल्यू मोड के अंदर आती है, मोड का मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। तो 11/2 मिनट कितने थे आपके पास यहाँ पे 20 इंटू 20 माइनस 30 इंटू में आर कितने थे 11। ठीक है, अगर बात करता हूँ तो 220 बटा में 2 110, और यहाँ पे आपके पास 11 है तो 330 है ना। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 220 डिग्री। ठीक है, मोड है ये, और तो आंसर क्या आ गया, 220 डिग्री से यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें क्या है आपके पास, JEALOUS BFK
KTVP, इसका कोड कैसे लिखा गया है? तो बेटा इसको हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है, देखते हैं। हाँ, तो पहले कोडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, 1, 12, 15, 22, सॉरी U है, U का 21 होता है, 19, और यहाँ पे 2, 6, 11, 11, 20 और 22 और 16। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ में आ गई है, कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। देखें ध्यान से, अब 1 से 2 आ गया, 5 से 6 आ गया और 10 से 11 आ गया, सभी में +1 हुआ। अब 19 से 20 आ गया, 21 से 22 आ गया, 15 से 16 आ गया, +1 हुआ, और 12 से 11 आ गया तो -1 हुआ, मतलब सेंट्रल लेटर में -1। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा करने के बजाय आप इसे यहीं पे ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो A का सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, B, E का क्या आएगा, F, और H का क्या आएगा, I। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से बनेगा R से कम करके Q ही बनेगा। देखो इन दोनों में भी सही है। अब आपके पास N है, N होता है 14, 14 के बाद आएगा 15, 15 में बनेगा O। तो अगर बात करता हूँ तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, सीधा ही B ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, एट प्रेजेंट प्रिया इज ट्वाइस ऑफ सारिका। देखो, प्रिया और सारिका दो लोग हमें दिए गए हैं और उसने बोला है कि प्रिया की एज कितनी है, ट्वाइस है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। 8 ईयर हैंस द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रिया एंड सारिका एज इज 22:13। और ये रेशियो कितना बन रहा है, 22:13 बन रहा है। कब, 8 साल के बाद। देखो, अब दोनों साइड डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब अगर हम यहां से बात करें 22 और 13, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9। तो यहां क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 18, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो यहां से भी डिफरेंस 4 का आ गया, यहां से भी डिफरेंस 4 का आ गया, और ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 18 इंटू 2, प्रिया की एज कितनी होगी, 36, और 9 इंटू 2, सारिका की एज कितनी होगी, 18। उसने यही पूछा था कि सारिका की एज क्या होगी, तो 18 ईयर्स होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A man purchased a cow for 3,000 and sold it at the same day for 3,600 rupees। मतलब उसने 600 रुपए का प्रॉफिट लिया, ठीक है। Allow the buyer a credit of 2 years if the rate of interest is 10% per annum। देखो 10% per annum 2 ईयर के लिए, तो मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20% ऑफ 3,000, जो कि कितना बनेगा, 600 ही बनेगा। कि वो सेम डे सेल करे या इस कंडीशन पे सेल करे, दोनों में प्रॉफिट तो 600 का ही होने वाला है। तो उसको ओवरऑल गेन क्या हुआ, दोनों ट्रांजैक्शन में सेम ही मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा सेकंड केस में, तो 0% आंसर होगा। क्या कह रहे हैं, शिखा स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 इन 1999। शिखा ने 50,000 रुपए लगाए सबसे पहले 1999 में। इन 2000 शी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000। अगले साल उसका ये पैसा कितना हो गया, 70,000 हो गया। इन 2000 शिखा इन्वेस्टेड अनदर एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000, और फिर ये कितना हो गया, 90,000 हो गया। हर साल उसने 20-20 हजार रुपए बढ़ा दिए, ठीक है। जोली joined them with an amount of 70,000 एंड राजू ज्वाइन विद हिम। सॉरी, इसने एक सेकंड, राजू हम बीच में मिस कर गए हैं, ठीक है। उसने क्या बोला था, शिखा स्टार्ट ए बिजनेस विद 50,000 इन द 2000 शी इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000 एंड राजू ज्वाइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 70,000। और यहां उसने, राजू ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, कितने अमाउंट के साथ, 70,000 के साथ। फिर 2001 में शिखा ने दोबारा से 20,000 रुपए लगाए, और यहां फिर अब जोली ने उसको ज्वाइन किया, और जोली ने भी कितना पैसा लगाया, 70,000 रुपीज लगाए। What will be the Raju share in the profit of 3 lakh earned at the end of 3 years from the start of the business। देखो
ये पैसा 1 साल के लिए था, ये पैसा 1 साल के लिए और ये 1 साल के लिए। राजू का पैसा 2 साल के लिए और जोली का पैसा सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, अब देखो 9 और 7 16, 16 और 5 21। अगर मैं बात करूं शिखा ने कितना पैसा लगाया, 2,10,000 रुपए। राजू ने कितना पैसा लगाया होगा, 1,40,000 रुपए। ठीक है, और जोली ने कितना लगाया, 70,000 रुपए। अगर मैं इसको रेशो में डिवाइड करूं, ये 3 पे डिवाइड करेगा, ये 2 पे और ये 1 पे। 3 2 5 और 1 6, और 6 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50,000 आ गई। राजू का कितना था, 250 इंटू 2 करोगे तो 1 लाख। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू इज सेम ऑन द सेलिंग द आर्टिकल एट 1800 रुपीज ईच। 1800 रुपए में आर्टिकल बेचे, ठीक है, और दोनों का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। बट ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस व्हाइल क्यू कैलकुलेट इन द कॉस्ट प्राइस। एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20%। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट। देखो अगर हम बात करें कि सीपी 100 है, तो जिसने प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट किया होगा तो उसका एसपी कितना बना होगा, 120। ठीक है, और दोनों का एसपी तो उसने सेम दिया है। अब इसका प्रॉफिट हमारे पास 20 है और इसका प्रॉफिट हमारे पास 24 है, तो प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 यूनिट का आ रहा है। और यहां पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1800, मतलब 120 की कीमत कितनी है, 1800 है। अगर मैं एक की कीमत निकालूं तो डिवाइड बाय 120 हो जाएगा, और मुझे तो 4 की वैल्यू निकालनी है इंटू 4। देखो 0 से 0, सिंपल कैलकुलेशन कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये 60 पे डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटरमेलन वेट 20 kg कंटेन्स 96% ऑफ वाटर। अगर 96% वाटर है तो इसमें जो पल्प होगा वो मेरा 4% होगा, तो 4% ऑफ 20। ठीक है, it is put in sun for some time and some water evaporate so that now it contains 95% water। तो अब इसमें पल्प कितना होगा, 5%, और जो अब इसका वेट होगा x। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 इसको 4 पे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 4 16 kg। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, देयर वाज वन मैच फॉर 30 बोर्डर्स इन ए सर्टेन हॉस्टल। एक हॉस्टल में 30 लोग हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बोर्डर्स वर इंक्रीज बाय 10, अगर इनको 10 से इंक्रीज कर दिया जाता है, एक्सपेंस ऑन द मेस इंक्रीज बाय 40 रुपीज पर मंथ, और एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है 2 से। अगर हम मान लें कि एवरेज एक्सपेंडिचर x था, तो उनका पर डे एक्सपेंडिचर कितना होगा, 30 प्लस x। ये 40 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है कब, जब वहां पे 10 लोग और इंक्रीज हो जाते हैं, और एवरेज एक्सपेंडिचर -2 हो रहा है। तो ये 40 देखो सोल्व करते हैं, 30x प्लस 40, ये कितना हो जाएगा, 40x माइनस 80। तो ये 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास, 12 आ गई। तो 30 इंटू 12, 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। मतलब वो चल के गया और राइड करके आया तो उसको 6 घंटे 15 मिनट लगे। ठीक है, 6 hours 15 minutes। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर वो दोनों साइड वॉक करके जाए, बोथ वेज वॉक करके जाए, तो उसको 7 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो सिंगल साइड वॉक करके जाएगा तो 7 को डिवाइड करो, 3.5 घंटे तो ये लगे और 22.5 मिनट आपको ये लगे। तो मैं कह सकता हूं टोटल 30 प्लस 22 मतलब 52, 3 hours 52.5 मिनट्स उसको टोटल टाइम लगा अगर वो करके जाता है। अब देखो 6 में से ये माइनस करो, सबसे पहले 6 में से अगर मैं माइनस करता हूं 3 घंटे, तो 3 घंटे तो मेरे यही बचते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 में से अगर मैं ये भी माइनस कर देता हूं, लगभग 37 मिनट्स मेरे पास फिर बचेंगे। तो 3 में से मुझे 37 फिर माइनस, देखो ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन से हेल्प लो, पूरे 2 घंटे और 5 घंटे तो बन नहीं रहे। ठीक है, अब ये कब बनेगा, जब मेरे पास पूरा 2 hours 15 मिनट हो, जो कि मेरा पूरा टाइम नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी।
ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 3 आवर्स, 6 में से 3 माइनस करो, सिंपल 3 घंटे बन गए। इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास अभी भी 37.5 मिनट और बचते हैं, तो 3 में से 37.5 और आपको घटाना है। ठीक है, तो वो कितना बनेगा, आपके 4 घंटे 45 मिनट के आसपास ही आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में पूरा कैलकुलेट मत करो, सिंपल ऑप्शन से हेल्प लेना सीखो। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज पर केजी एंड टाइप 2 राइस इज 20 रुपीज, और दोनों का रेशियो कितना है 2 और 3, तो 15 इंटू 2 एंड 20 इंटू 3, तो 30 प्लस 60 90 डिवाइड बाय 5, तो 18 रुपीज पर केजी उसकी एवरेज कॉस्ट रही होगी। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड्स रीना, संध्या, यामिनी एंड सुजाता, ये कितना है 21 है, तो 21 इंटू 4, इन सब का टोटल जो होगा वो कितना रहा होगा 84 ईयर्स रहा होगा। टोटल कितना रहा होगा 84 ईयर्स रहा होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो द सम ऑफ एज ऑफ रीना एंड संध्या, रीना एंड संध्या इज 14 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ सुजाता। अगर मैं यहां से सुजाता की एज में 14 और ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रीना और संध्या की एज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन सुजाता एंड संध्या, सुजाता एंड संध्या इनकी एज का जो डिफरेंस है इज 4 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सुजाता एंड संध्या इज 4 ईयर्स, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सुजाता एंड रीना इज 6 ईयर्स। सुजाता और रीना की एज का डिफरेंस कितना है 6, और ये डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से सुजाता की एज निकाल लूं तो ये 6 प्लस रीना की एज हो जाएगी, और यहां से अगर मैं सुजाता की एज निकालता हूं तो ये 4 प्लस संध्या की एज हो जाएगी। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को भी मैं इक्वल रख सकता हूं, तो 4 प्लस संध्या और 6 प्लस रीना। ठीक है, अब या तो हम यहां से सुजाता की हम यहां पुट कर देते हैं, इसको निकालने से अच्छा थोड़ी और कैलकुलेशन कम करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, कैलकुलेशन को और थोड़ा सा आसान बनाते हैं हमारी। देखो अब दोनों में से यहां से मैंने सुजाता की एज निकाल ली। ठीक है, सुजाता की एज में अगर यहां रखता हूं, देखो रीना प्लस संध्या, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस RA प्लस 14। ठीक है, रीना देखो अब मैं अगर कैलकुलेट करूं आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो संध्या की एज मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। संध्या की एज मेरे पास कितनी आ गई 20। अगर मैं संध्या की एज यहां 20 रख देता हूं तो सुजाता की एज मेरे पास कितनी आ गई 24 आ गई। सुजाता की मेरे पास कितनी आ गई 24। अगर मैं सुजाता की यहां 24 रख देता हूं, 24 माइनस 6, रीना की एज मेरे पास कितनी आ गई 18 आ गई। रीना की एज मेरे पास कितनी आ गई 18 आ गई। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, रीना की एज कितनी आ गई 18, संध्या की एज कितनी आ गई 20, और सुजाता की कितनी आ गई 24। और इन सब की मिलाकर अगर मैं करता हूं तो मेरे पास टोटल कितना बन जाएगा, ये उधर 2 चला, 20 प्लस 20 40 60 62 बन जाएगा। ठीक है, उसने पूछा था हमसे फाइंड द एवरेज ऑफ रीना, संध्या एंड यामिनी आफ्टर 3 इयर्स, तो यामिनी की ओर निकालनी है, तो यामिनी की कितनी होगी 84 माइनस 62, तो ये कितना आता है 22 आता है। ये कितना आता है 22 आ गया। ठीक है, तीनों का हमने चारों का अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। रीना की 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। रीना 3 साल के बाद 21 साल की हो जाएगी। संध्या 3 साल के बाद 23 साल की हो जाएगी, और ये यामिनी 3 साल के बाद 25 साल की हो जाएगी। 5 3 8 और 1 9, और ये कितना 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 23। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बन रही है आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 10 चिल्ड्रन। देखो वुमेन और चिल्ड्रन सेम है, 10 वुमेन 7 डेज में और 7 चिल्ड्रन 14 डेज में, तो 10 से सॉरी 10 चिल्ड्रन थे ना, हाँ 10 से 10 कैंसिल, ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा, तो वुमेन किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां से वुमेन और चिल्ड्रन का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो कितना बनेगा मेरा 2:1 बनेगा। उसके बाद उसने पूछा 5 वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 2, 5 इंटू 2 10, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या है 1 इंटू डेज, ये कितने डेज में काम करेंगे, तो ऊपर कितना है 20 इंटू 7
20 से 20 कैंसिल, तो 7 डेज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये शायद ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7 डेज आएगा। सॉरी, यहाँ ईयर देख के मैंने भी ईयर ही लिख दिया। ये शायद ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन से मिसमैच हो गए हैं, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 डेज आ जाएगा। आई होप आपकी जो आंसर की होगी उसमें ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो जो पेपर होगा आपके पास। ठीक है, two places P and Q are 92 km apart. A train leaves P for Q, and at the same time another train leaves Q for P. Both the trains meet 4 hours after they start moving. If the train traveling from P to Q 7 kilometer are faster, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो 7 किलोमीटर का है। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। देखो ऑप्शन है, बाकी किसी में भी 7 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा आपके सामने आंसर है। तो जरूर ऑप्शन पे भी नजर मारना जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्या कह रहे? द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं कहता हूं कि 84 इंटू 3, ठीक है, तो कितना बनेगा? 252 बनेगा। अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप एंड नाउ एवरेज बिकम्स 80, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये 80 इंटू 4 कितना हो गया? 320 हो गया। तो मैं यहां से डी निकाल सकता हूं कि 320 में से 252 माइनस कर दूं। देखो अगर 300 में से मैं 252 माइनस करता हूं तो 48 हो जाएगा। 48 में मेरा 20 और मैं जोड़ दूं, डी की मेरी कितनी आ गई? 68 आ गई। ठीक है, उसके बाद इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी, तो ई का कितना है? 68 प्लस 3, तो ई का वेट कितना हो गया? 71 हो गया। ठीक है, रिप्लेस ए, उसने ए को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, द एवरेज ऑफ बी सी डी ई। अब जो आपके पास बी सी डी और ई है, इनका 79 इंटू 4 और ये कितना बनेगा? 316 बनेगा। तो उसने पूछा है कि ए का एवरेज वेट बताओ। देखो ए बी सी डी, और इनमें से अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं, तो मेरे पास ए माइनस ई बचेगा जो कि 4 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इन यहां से आपके पास ए बी सी डी है, यहां से बी सी डी ई है। अगर डिफरेंस लोगे बी सी डी कैंसिल, तो ए माइनस ई बचेगा, और 320 में से 316 माइनस करोगे 4 बचेगा, और ई कितना है? 71 है। तो ए कितना हो जाएगा? 4 प्लस 71, 75 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A man drives at 2/3 of his original speed, मतलब पहले 3 की स्पीड से जा रहा था तो अब 2 की स्पीड से जा रहा है। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 2:3 हो जाएगा। देन द यूजुअल टाइम इज, इफ डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट, देखो 2 से 3 मतलब 1 की वैल्यू 30 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। उसने यूजुअल टाइम पूछा था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. चेक करें क्या है मॉक में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वर्ड इज गिवन इन बोल्ड, आपको उसको सॉर्ट कराना है कि क्या आएगा। What is needed are not large houses but small cottages. So what is needed is not large houses. तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है सुमित would have been looked smart, ना सुमित अच्छा लगता, सुमित would have looked smart हो जाएगा ना, तो सुमित would have looked smart in traditional clothes. People are tiring नहीं, people are tired very soon, थक जाते हैं बहुत जल्दी, जो एक्टिविटी वो लाइक नहीं करते हैं। Is there any room for me to sit? क्या कोई एक्स्ट्रा जगह है मेरे बैठने की? Room is a bigger version of that thing. Space is for an open area and place is comfortable area. तो यहां पर वाइडर सेक्शन के लिए पहले आप रूम यूज करेंगे। I just paid him a left-handed compliment. ये आपके पास इडियम है। लेफ्ट-हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनसिंसियर सा, ऊपर ऊपर से मारा हुआ कॉम्प्लीमेंट हो गया है। लेफ्ट हैंड अपना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, तो ऐसे ही दे दिया कॉम्प्लीमेंट। The new CM stuck his neck out today and promised 10 kgs free wheat a month for all rural families. The new CM stuck his neck out. अब उसने एक रिस्क लिया कि भाई मैं ये दूंगा और प्रॉमिस किया, तो टेक अ रिस्क। We went to the first floor through the rickety wooden. Rickety is something which is not comfortable, uncomfortable, unstable. ठीक है,
जो ठीक नहीं थी चेयर्स स्टेयर्स. दे मेड अ प्रोफ्लिगेट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. स्कैर्स कमी थी रिसोर्सेज की, बहुत कम थे, और उन्होंने बड़ा ही गंदे तरीके से लैविश यूज किया एक्स्ट्रावेजेंट वेस्टेज के साथ. एडजेक्टिव एडवर्ब फिल करना है. आई हैव नियरली फिनिश्ड. फिनिश्ड वर्ब है ना, तो वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब आएगी. ही इज अ हाईली इंटेलिजेंट बॉय. एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं आपको. ऑर्डर इज समथिंग विच इज इन अ परफेक्शन थिंग, और यहां पर हो जाएगा chaos which is not in a perfect order. She has been aspiring to that post. Aspiring takes to as a preposition. Yeah, thanks for watching. Take care. Enjoy.